भारतीय विचार मंच, इसके सदर, तमाम ऑफिस बियरर जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, उसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं दो तीन चीजें आपसे अपने खिताब से पहले चाहता हूं कि आप उसको या तो नोट कर लें या अपने मन में कहीं लिख लें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको जरूर पढ़ें। थॉट ऑन पाकिस्तान बाय B.R. अम्बेडकर। इस किताब को अगर आपको मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। एक दूसरी किताब है हिंदू टेरर, भारत के गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी RVS मनी ने लिखी है, और वो पूरी किताब जो है किस तरीके से कहां से कौन कौन से ऑर्डर आए, चिदम्बरम ने कितने बजे कौन सा ऑर्डर किया, किसको फंसाने के लिए कहा गया, उस किताब में सारा वर्णन है, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। थॉट ऑन पाकिस्तान बाय B.R. अम्बेडकर। इसी तरीके से एक किताब है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाय अनुज धर। 12 तारीख को भारत के जाने माने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल से एक फिल्म बनाई है, वो देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों का बड़ा लंबा काम रहा है, एसोसिएशन है, तो उसमें सारे तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई गई थी। मैं इस समय पूरे देश में आप जैसे लोग जहां जहां बुलाते हैं मैं जा रहा हूं। हमारे देश में एक या तो फैशन है या लोगों को लगता है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए, बात गलत हो सही हो, लेकिन सबको अच्छी लगे ऐसी बात जरूर करनी चाहिए। उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बात सच है या नहीं है, लेकिन सबको अच्छी लगनी चाहिए। मेरी पैदाइश से लेकर के जो मेरे जीवन का आखिरी असाइनमेंट था, उसके से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कुछ भी ऐसा अलग से पढ़ा नहीं है, बल्कि अलग से जिया जरूर है। जहां मैं पैदा हुआ, जहां यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहां हमारे वालिद साहब थे, उस स्कूल के अंदर कुरान शरीफ कंपलसरी था। बहुत लंबा सफर मैंने देखा है, लेकिन आज का जो आपने टॉपिक रखा है, इसके बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। आपने कहा है भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां। ये चुनौतियां क्या हैं? इस देश में 70 साल से संवैधानिक तौर पर जो किया गया उसे बताया नहीं गया, उसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई। राजनीतिक दलों ने की, इस देश की जुडिशरी ने की, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स ने की, लेकिन मेरी शिकायत उनमें से किसी से नहीं है। मेरी शिकायत इस समाज से है कि इस समाज ने भी उन विषयों को कभी छुआ ही नहीं। लिहाजा हम 1947 में जहां से चले थे, मात्र 70 साल में हम वापस वहीं पहुंच गए हैं। और आज गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जो है, हर जगह खतरा है। हर जगह ये तय नहीं है कि आप सुबह निकलेंगे तो शाम को वापस आएंगे। ये तय नहीं है कि इस देश में कहां बम फटेगा, कैसे फटेगा। और दूसरी बड़ी भ्रांति यह है कि हम मानते हैं कि भारत में जो आंतरिक मामलात हैं, उसका कोई पॉलिटिकल और उसका कोई विदेशी डायमेंशन नहीं है। हम दोनों को अलग करके देखते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन भारतीय विचार मंच, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, बड़ौदा में इतनी बड़ी गिनती में आप लोग आए हैं। मुझे बताया गया है कि बाहर लोग सड़क पे खड़े हुए हैं। न मैं कोई फिल्म स्टार हूं, न मैं कोई सेलिब्रिटी हूं,
कुछ दिन पहले मैंने कुछ तय किया कि कुछ विषय को जिसको लोग नहीं बोलना चाहते उस पे मैं बोलूँगा। उसके कारण कई सारी थ्रेट्स भी हैं, और जो काम हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया है उसके चलते हम 3 में से एक साथी हमारे बीच में से चला गया है। तो इस पस मंज़र में मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने आज एक खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आज बड़े अखबार में छपी है। 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं, ये उस आज के टॉपिक से और भारत के लिए जो अंदरूनी खतरे हैं उससे सीधे तौर पर रिलेटेड है। और ये भारत के किसी नेता की खबर नहीं है, भारत सरकार की खबर नहीं है। 2 खबरें छपी हैं, उसमें से एक खबर से मेरा सीधा संबंध है, और खबर यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उनका जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, जो उसका तर्जुमान है, स्पोक पर्सन है मोहम्मद फजल, उन्होंने एक बयान दिया है आज। और बयान यह है कि भारत में अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो यह हमें किसी कीमत पे मंजूर नहीं होगा, और भारत को कश्मीर के बारे में फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। एक बयान है। दूसरा बयान आया है वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का। उनको अपने मुल्क में, मुझे नहीं पता कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, नुजूमी हैं, क्या हैं, उन्होंने आज ये प्रिडिक्ट किया है कि 14 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच भारत उन पे हमला कर सकता है। जब पता होना चाहिए था तब तो पता नहीं चला उनको। अब जब अभी कुछ नहीं हो रहा है तो मोदी से पूछ रहे हैं कब करने वाले हो। तो इन 2 खबरों को मैं जो अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये दोनों खबरें क्यों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बाहर के देश ने कही है, लेकिन एक का सीधे तौर पर भारत के अंदरूनी मामला से मामला है। हमारे मुल्क में 370 रहेगी नहीं रहेगी, 35A रहेगी नहीं रहेगी, ये भारत की सरकारों और भारत के अवाम और भारत की जनता से है। इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है। दूसरी खबर यह है कि आप लोगों को याद होगा कि 26/11 मुंबई का हमला, जरा डेट याद करें कि कब हुआ था। ये वो भी हमला इलेक्शन से पहले हुआ था, और पुलवामा की घटना भी इलेक्शन से पहले हुई है। अब मैं 3-4 बातें जोड़ता हूं और फिर उसको साबित करने की कोशिश करता हूं कि हमारे लिए जो इंटरनल खतरे हैं, क्योंकि हमारे यहां देश में एक बड़ा फैशन है कि जब भी कोई आप सीधे तौर पे बात करें तो इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो उस मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहेगा, लगेगा कि जैसे पता नहीं इस देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर है। तो जब भी बात करेंगे साहब क्या बात करते हैं, पाकिस्तान कोई खतरा नहीं है, इस्लामिक आतंकवाद कोई खतरा नहीं है, भारत में भुखमरी है और बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है, सब में है, जो हमसे 100 5-5 साल पहले आजाद हुए थे। जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त 2014 को हम 3 साथियों ने 6-7 महीने की रिसर्च करने के बाद भारत के आजाद संविधान में 1950 में संविधान के बनने और लागू होने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा विवश कोई फ्रॉड हुआ है तो वो 14 मई 1954 को हुआ है। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डालकर जवाहरलाल नेहरू ने एक आदेश दिलवाया और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये गलत है, ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की जो उसमें मिनट्स लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ विदेशी मामलात हैं, आप इसे कर दें और बाद में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। 16 साल मेरा ख्याल प्रधानमंत्री रहे, उन्हें समय नहीं मिला और इस बीच में राजेंद्र प्रसाद चले गए। मैं अपनी इस पूरी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमने इसको PIL को फाइल किया तो हमको शायद ये गलतफहमी थी कि हम PIL फाइल करेंगे तो देश को पता चल जाएगा
पूरे 1 साल तक हम लोगों को बताते थे तो लोग हमको पागल कहते थे। लोग कहते थे तुम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हो, ये ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल कर दिया तब लोगों ने कहा कि ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये है क्या, बेसिकली आर्टिकल 35 है। मैं 5-7 मिनट लूंगा और ब्रीफ कर दूंगा। आर्टिकल 35A भारत के संविधान में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इंसर्ट किया गया और उसको आपने आर्टिकल बना करके जो बेईमानी की उस वक्त के नेताओं ने, उस वक्त के दानिश्वरों ने, उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपने 1950 से 1954 तक के एडिशन में तो नहीं हो सकती थी क्योंकि 1954 में वो लागू किया। 5 एडिशंस में भारत के संविधान को आप पढ़ेंगे तो गायब है, फिर 2 में है, फिर 5 में गायब है। तो हम तो लीगल बैकग्राउंड के लोग नहीं थे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी कि हम कैसे उसको पहचाने। तो आप यकीन मानिए कि हम 3 दोस्तों ने एक पेज को पढ़ा नहीं, सिर्फ उस पे ये लिखा देखा कि कहां 35 पे लिखा हुआ है। हम तो लीगल आदमी नहीं थे। जब पता चल गया और जब हमने उसकी पिटीशन तैयार की, उस वक्त HL दत्तू साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो हमने जिंदगी में कभी कोर्ट गए नहीं, कभी कोई इस किस्म का कोई हमने काम किया नहीं, तो हमको लगता था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो PIL मात्र 30 सेकंड में हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब जब वो एक्सेप्ट हो गई और उस वक्त कश्मीर के वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब थे, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। उन्होंने पहली फुर्सत में जब 26 जनवरी पढ़ी तो अपने 26 जनवरी के खिताब में कहा कि जिन लोगों ने भी इसको डाला है वो देश को तोड़ना चाहते हैं। फिर वो चले गए और अब उनकी बेटी जो मुख्यमंत्री थी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की मदद से, वहां जब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, मैं बार बार एम्फेसिस इस बात पे करता हूं कि ये 35A का डिस्कशन गलत है, सही है, कैसी है, ये RSS या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं इस पर डिस्कशन हो रहा था। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में डिस्कशन हो रहा था और वहां से महबूबा मुफ्ती का बयान आता है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो पूरे जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे प्रतिक्रिया मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखी। ना सिविल एक्टिविस्ट देखी, ना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लोग हैं उनको देखी, जो संविधान को बचाने की सुबह शाम बात करते हैं, जो इस सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि ये आ गई है, ये संविधान बदल देगी, ये तो हिंदूवादी सरकार है, ये तो RSS का एजेंडा है। किसी ने इस पे एक लफ्ज नहीं बोला और उस वक्त वो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली हुई थी, कोई नहीं बोला। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह ताकत देता है कि आप जिसको चाहें और जिसको न चाहें जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे सकती हैं। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहां उस राज्य में बसने, रहने, रोजगार करने के लिए आपको वहां की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास। तो ये आर्टिकल एक तो नागरिकता का ताकत देता है, साथ साथ इसके जो उसमें दूसरे प्रोविजन हैं कि वो आप जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं बस सकते, न नौकरी कर सकते। और क्लासिक ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की अगर हिंदुस्तान के किसी भी जगह से शादी कर ले तो उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अद्भुत बात देखिए, अजीब सेकुलरिज्म है इस मुल्क के अंदर, अजीब एक तरफा जो है हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वही लड़की जम्मू कश्मीर की, हमारी तरफ के कश्मीर की लड़की अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लड़के से शादी कर ले तो उसे भारत के जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा सुना है कहीं आपने दुनिया में? लेकिन भारत के संविधान में 14 मई 1954 को यह करा गया। इसके आगे की शैतानी मैं आपको बता रहा हूं। हमारा देश
5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण और यह समझते हुए कि 5000 साल पहले समाज के मूल और परंपराएं क्या थीं, आदर्श थे उस समाज के, हमारा समाज आज भी उसी आदर्शवाद में रह रहा है। लेकिन उसको जो सामना करना पड़ रहा है वो ऐसी महबूबा और अब्दुल्ला और आजम खान से लेकर कोयम्बटूर बम धमाकों का मदनी जैसे लोगों से करना पड़ रहा है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितने महान, जितने भोले हम हैं उतने ही दूसरे हैं, इसलिए हम 70 साल से लड़ाई हार रहे हैं। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता की मान्यताओं और मूल्यों से आज के जिहाद को आप नहीं लड़ सकते। आज के जिहाद को लड़ने के लिए आपको आज का हथियार चाहिए, और यह हथियार AK-47 की जरूरत नहीं है। आपको AK-47 से नहीं लड़ना है, उसके लिए लोग देश, लेकिन आपको बौद्धिक तौर पे AK-47 चलानी है, क्योंकि इसी समाज में IS क्या करे, अलकायदा क्या करती है, जैश ए मोहम्मद क्या करती है, दुख्तरान मिल्लत क्या करती है, हुर्रियत क्या करती है, JKLF क्या करती है, उन सब के ऐसे कामों को जो टेलीविजन पे आके ये कहते हो। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक लीडर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आदमी, वो टेलीविजन पे आके कहता है कि मैंने भारत की एयरफोर्स के 4 ऑफिसर का मर्डर किया है। आप उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते, कोई दुनिया में FIR नहीं हुई उसके खिलाफ में। वो क्यों कहने की हिम्मत रखता है कि जो उस जगह पर आतंकवादी है, अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है, अलहदगी पसंद है, जो जबान उसकी है वो महबूबा मुफ्ती की है, वो चीफ सेक्रेटरी की है, वो प्रोफेसर की है, वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की आवाज है, सबकी आवाज एक ही है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद महबूबा मुफ्ती ऐसी है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। मैं भारतीय समाज से मेरा 20-25 साल का सहाफत का सफर, इस्लाम कुरान की थोड़ी बहुत जानकारी और पाकिस्तान जैसे दोस्त से 12 साल मोहब्बत मैंने की, इसलिए मैं उनकी कमजोरी भी जानता हूं और ताकत भी जानता हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग कम से कम जो इस देश में बौद्धिक आतंकवाद है उसका सामना बौद्धि से जरूर करें। चौराहों पे घेरें, सड़कों पे घेरें, लोगों से सवाल पूछें, जो बड़ी बड़े आपको तर्क देते हैं, बड़ी बड़ी लॉजिक देते हैं, बगैर उसके ये देश बचने वाला नहीं है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर पहले बन चुके हैं, सिर्फ हम डिले कर रहे हैं। डेट आगे बढ़ जाए, एक सरकार आए, किसी तरीके से 5 साल है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, कोई कुरान शरीफ दे रहा है, कोई माइनॉरिटी कमीशन दे रहा है, कोई हज की सब्सिडी दे रहा है, हम दे दे के किसी तरीके से टाइम को बाई कर रहे हैं, समस्या को खत्म नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप समस्या को खत्म करने वाले लोगों को भेजते हैं, वैसी वैसी लोगों के चेहरों पे जो मुखौटे होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। पहला बयान दिया कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, फिर दूसरा बयान उनका आया, जैसे जैसे कोर्ट में डेट आगे बढ़ रही थी, जैसे इस देश में अवेयरनेस फैल रही थी, पटना में, चंडीगढ़ में लोग आर्टिकल 35 को लेके कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती को लगा कि कोर्ट में केस है। ये तो महबूबा को पहले भी पता था कि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त तक तो बोली नहीं। जब उनको लगा कि इस देश के हर कोने से आवाज उठने लगी तो उन्होंने फिर दूसरा एक डायलॉग दिया डराने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर 35 से छेड़छाड़ की गई तो हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। यह देश नहीं बोला उस पर कुछ भी। इस देश की चुप्पी, जो देश छोटी छोटी बातों पे बोलने लगता है, इस देश में कहीं कोई एक बेचारे दलित के ऊपर जायज नाजायज तरीके से कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, पूरे देश में चेतना जाग जाती है, पार्लियामेंट रोने लगती है, सवाल जवाब होने लगते हैं, सबको संविधान का हवाला देना पड़ता है, सबको सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इसी देश में एक राज्य जिसकी पॉपुलेशन 70% मुस्लिम है और लोग पूरी ताकत से कहते हैं कि हमको यहां कोई सोने की सड़कें नहीं चाहिए, हमको कोई आजादी की जंग हम नहीं लड़ रहे हैं, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल यह है। जहां आतंकवादी के मरने के बाद सेंटर लेवल के एक्स मिनिस्टर ये कहते हैं कि उसे मारना नहीं चाहिए था, उससे हमें हम लोगों को बात करनी चाहिए थी। ये जो बातचीत है ना, ये इतनी भयानक बीमारी है हमारे यहां। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। हम हर एक से बातचीत कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, कब खत्म होगी बातचीत? उसकी कोई डेट तो बता दो। या आप इतने फुर्सत में बातचीत ही करते रहेंगे? बातचीत भी हो रही है,
पुलवामा भी हो रहा है, पठानकोट भी हो रहा है, कश्मीर में लोग मारे भी जा रहे हैं। वो जो प्रो इंडिया हैं उनको भी मारा जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। और इसी देश के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से मिलकर के व्यवस्था ने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को रात में किस तरीके से मारा, किस तरीके से निकाला, कितने लोग मारे गए, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, इसकी गिनती नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है गाजियाबाद, दिल्ली के बराबर में, कुछ बेवकूफ लोगों ने किसी गलतफहमी के चलते या किसी खुशफहमी के चलते या किसी सही फहमी के चलते, मैं उनके उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी कि इस आदमी ने गाय का मीट जो है इसने काटा, उसने हत्या कर दी। यह खबर यूएनओ चली गई, यह खबर नरेंद्र मोदी जब इंग्लैंड में थे उसके बाहर लोग प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए। क्या उनकी गिनती आपसे ज्यादा है? क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं? क्या उनकी अर्थव्यवस्था आपसे ज्यादा है? लेकिन हमारे यहां मेजॉरिटी ने यह मान के रख लिया है कि हमने एक आदमी को चुन लिया है। अब वो शाम में 8 बजे आपसे आएगा, पूछेगा भाई आप लोग, मैं जाऊं तो कुंडी लगा के, आप लोग सो गए कि नहीं सो गए? और मैं सुबह आऊंगा फिर पूछने के दूध मिला कि नहीं मिला। तो हमने इन कारणों से, जो चंद लोग हैं उन्होंने पूरे देश को यरगमाल बना रखा है, हॉस्टेज बना रखा है। इसलिए हम अपनी भूमिका को वोट देने तक ही सीमित रखते हैं। 2 घटनाएं मैंने आपको पाकिस्तान की बताई, और अब मैं भारत के अंदर जो मामलात हैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूं। अभी चंद दिन पहले, मेरे ख्याल है हफ्ते भर पहले, भारत की एक सबसे पुरानी पार्टी, उस पार्टी में मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे हैं हमारा कोई ना कोई पुरखा उसके साथ खड़ा होकर लड़ा होगा भारत की आजादी में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी पार्टियां बाद में बनी, लेकिन हम सब के कोई ना कोई रिलेशन में जरूर उस पार्टी से कनेक्टेड रहा होगा। यह बात अलग है कि उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी थी, अब एक गिरोह हो गया है। इट्स ए गिरोह नाउ, इट्स ए गैंग। अब उसमें एक डॉन है, बाकी उसके चेले चपाटे हैं। एक से कहा जाता है कि तुम हिंदू आतंकवाद को फंसाओ, दूसरे से कहा जाता है तुम किताब लिखो कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की जाती है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें इस देश के ऐसे ऐसे लोग रखे जाते हैं कि उनको सबको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो भारत की मेजॉरिटी के ऊपर एक कानून बनाते हैं जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहते हैं। उसमें हिंदुओं के लिए शरिया कानून लागू है और मुसलमानों के लिए आईपीसी है। उसका बहुत शॉर्ट में मैं आपको इतने ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। अब जो इंटरनल मामलात हैं, हम जो जगह जगह हालात खराब हो रहे हैं, अब तक ये देश समझता था कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, कुछ स्लीपर सेल हैं जो सरोजनी नगर के अंदर बम धमाका करते हैं, जो आपके शहर में पहले करा करते थे। वो अलग बात है कि एक आपने चौकीदार बैठाया है, तो धमाके 15 साल पहले बंद कर दिया आपने। लेकिन इस देश में गुजरात के अलावा भी राज्य हैं, वहां तो कोई चौकीदार नहीं है। वहां तो वो लोग हैं जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम सत्ता में आए। ये मैनिफेस्टो ऑफिशियली एक बड़ी पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये लिखता है, और ये हिम्मत हो जाती है लिखने की, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मेजॉरिटी का समाज है ये बोलेगा नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये सब अपने काम धंधे में बिजी है भाई। उसने ऑफिशियली अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो मुसलमान आतंकवादी जेलों में बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का सिर्फ इंटरनल मतलब है, तो मैं मानता हूं कि 90% भारत को जो अंदरूनी खतरे हैं उसके विदेशी डायमेंशंस हैं, उसके तार वहां हैं। और वो तार कैसे हैं कि अभी 4-5 दिन पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे कमेंट करने का मुझे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जिस विषय को मैं मंजर आम करना चाहता हूं उसमें से सिर्फ 4 पॉइंट मैंने उठाए हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री क्या कहती है? आर्टिकल 35A हटेगा तो हम 1947 कर देंगे।
370 पे बात होगी तो कश्मीर अब से अलग हो जाएगा। यही बात आज वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, पाकिस्तान का कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब आप कहेंगे कि भारत के अंदर जो कुछ है कि हम भारत के कुछ लोगों को पकड़ लें या भारत के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लें, ये उससे बात नहीं बनेगी। और ये कौन कह रहा है? उस राज्य के तीनों मुख्यमंत्री, वो चाहे फारूक हो, अब्दुल्ला हो, महबूबा हो और तमाम सारे जितने लोग हैं, चाहे वो हुर्रियत की शक्ल में हो, प्रोफेसर, सब एक ही बात कह रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। दूसरी बात, एक बात कही गई कि 1992 के अंदर इस देश में एक कानून आया, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आसफा। उसका अपना पर्पस था कि भाई कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आर्मी को काम करना पड़ता है और आर्मी से अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन देती जैसे देती है, उससे बचाने के लिए उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा तो आप काफी देर तक हंसेंगे कि भाई इस स्पेशल पावर एक्ट से देने से आप आर्मी को रोज रोज एफआईआर, मानवाधिकार, इसको क्यों मारा, ऐसे क्यों मारा, इसके लिए वो दिया गया। अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आसफा हटाने की बात कही गई है। यही हुर्रियत कह रही है, यही महबूबा कह रही है और यही पाकिस्तान कह रहा है। एक घटना घटी इस देश में, बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 5 करोड़ इल्लीगल बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया भारत सरकार को तय करनी चाहिए। अभी हम उसकी प्रक्रिया शुरू भी करते, वो प्रोसेस ऑन ही नहीं हुआ था, उससे पहले आप बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान आ गए। आपके मैनिफेस्टो में जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जो दम भरती है कि हमने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और पिछले 70 साल से हम सत्ता में थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम लोगों के असाइलम लेने के तरीके को भी कमजोर करेंगे। तीसरा, जेएनयू में नारे लगे, जादवपुर में नारे लगे, हैदराबाद में नारे लगे। नारे सब लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, नारे तो लगी रहे इस देश में। आपने उन नारों के बाद क्या कहा कि 124A कैपिटल ए, जो भारत में देशद्रोह को लेकर के है, कौन देशद्रोही कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा। तो 5 साल में इस देश के राष्ट्रवाद का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये सारे लोग अगर राष्ट्रवादी हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लोग राष्ट्रवादी न बने और उनको डर लगा, तो उन्होंने कहा हम 124A को भी समाप्त कर देंगे। अब इस देश में देशद्रोह करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। हम दुनिया की अद्भुत डेमोक्रेसी है। ट्रंप अपने देश में खड़े होकर कह सकता है कि नाउ द सैचुरेशन पॉइंट हैज कम, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट एनीबॉडी हियर। लेकिन आपके यहां नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसी कहेंगे आप कम्युनल हैं। इस देश में राष्ट्रवाद की बात करना, सही बात को सही कहना, मुसलमानों का आतंकवाद है उसका धर्म अगर आप ढूंढ लेंगे तो कहेंगे ये आदमी जो है आरएसएस का है, ये देश को तोड़ना चाहता है। लेकिन 1984 में कुछ सिखों के कारण सिखों का धर्म पता चल गया। इस देश में 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप सब लोग ज्यादा वाकिफ होंगे किन हालातों में किया, और जिस सरकार ने किया उस सरकार ने 8-8 साल तक उन पर चार्जशीट नहीं की। यह बात अलग है कि वो धीरे धीरे सारे लोग छूट गए। उन 3-4 लोगों के पकड़े जाने से इस देश में हिंदू आतंकवाद का पता चल गया। लेकिन 5000 इस देश में पिछले 25 साल में बम धमाके हुए, कोयंबटूर से लेके अजमेर और अजमेर से लेके अयोध्या और अयोध्या से लेके जम्मू तक। लेकिन इन बम धमाकों के पीछे जो था उनका धर्म नहीं पता चल पा रहा। इतना गूढ़ क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लेक्स है, पता ही नहीं चल पा रहा है। यहां तक लोगों के आता है, निकल नहीं पाता मुंह से।